नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपने आक्रामक तेवरों के साथ मोदी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने सरकार को संविधान विरोधी बताते हुए कई ऐसे उदाहरण गिनाए जो साबित कर सकते हैं कि सरकार किस तरह से संविधान के अनुपालन में कोताही बरत रही है। लेकिन उनका सबसे बड़ा हमला बीजेपी की विचारधारा पर था। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार मनुस्मृति चाहती है, संविधान नहीं। इस मामले में उन्होंने सावरकर के विचारों का जिक्र तो किया ही, हाल की घटनाओं का हवाला भी दिया। इसमें हिंदू-मुसलमान की विभाजनकारी राजनीति और दलितों के खिलाफ उसके रवैये का उन्होंने बार-बार जिक्र किया। उन्होंने किसानों, बेरोजगारों और मजदूरों के सवाल भी उठाए और उन्हें संविधान से जोड़ा। वास्तव में संविधान के 75 साल पूरे होने पर हो रही बहस पूरी तरह से राजनीतिक अखाड़े में, राजनीतिक लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गई, जो कि एक स्वाभाविक भी था। लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि विपक्ष ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और सरकार को जमकर घेरा भी। विपक्ष के लगभग 1 दर्जन नेताओं ने बार-बार बताया कि सरकार किस तरह से संविधान पर हमले कर रही है, उसे दरकिनार कर रही है या संविधान की मूल भावनाओं पर चोट पहुंचा रही है। इसमें अडानी पर सरकार की कृपा से लेकर देश में विभाजन पैदा करना और निचले तबकों को अनदेखा करने जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से उभर कर सामने आए। ये और बात है कि एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष ने अडानी का नाम सदन की कार्रवाई से निकाल दिया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी जमकर पलटवार किया है। की तरह उनके निशाने पर कांग्रेस और गांधी परिवार ही है। उन्होंने इन सवालों के जवाब से सीधे-सीधे कन्नी काट ली, जो आज के संदर्भ में उठाए गए थे। ना तो उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया, ना अडानी का और ना ही संभल हाथरस का। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी संविधान बनाम मनुस्मृति के नैरेटिव को किस हद तक आगे बढ़ा पाए और क्या वे देशवासियों में इस शंका को मजबूत कर पाए कि मोदी सरकार और संघ परिवार से संविधान को खतरा कितना गंभीर है, कितना बड़ा है। तो ये है आज की चर्चा का विषय और इसमें हिस्सा लेने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं आपका उनसे परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रिया सहगल है, नीरेंद्र नागर है, यूसुफ अंसारी है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही हमारे साथ और मेहमान भी बाकी के भी जुड़ जाएँगे। लेकिन नीरेंद्र, आपसे शुरुआत करते हैं। राहुल ने जिस तरह से राहुल बल्कि पूरे विपक्ष को ले, प्रियंका गांधी ने भी कहा, संजय सिंह, महुआ मोइत्रा, सब ने जिस तरह से घेरा सरकार को और जो एक तरह से संविधान विरोधी रवैया सरकार का था उसको उजागर करने की कोशिश की, उसमें किस हद तक कामयाब होते दिखे और खास तौर से राहुल ने जो एक लकीर खींची मनुस्मृति बनाम संविधान, वो कितना उभर कर आई? देखिए, इसके 2 चेहरे हैं। एक तो यह है कि आप स्पष्ट कर रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो संविधान के खिलाफ कितना काम कर रही है। और उसके लिए जो उन्होंने उदाहरण दिए वो कोई मतलब नए भी नहीं है और वो सब जानते हैं। समस्या जो है वो यह नहीं है कि पार्लियामेंट में आप क्या बोलते हैं। मैं थोड़ा विषय से हट रहा हूँ। मेरे लिए समस्या ये है कि देश के जो लोग हैं और उसमें जो अलग-अलग समूह हैं, उनके लिए संविधान का परिवर्तन कितना महत्वपूर्ण है। बीजेपी का एजेंडा तो स्पष्ट है हमें क्या करना है और उस एजेंडे की तरफ जा भी रही है और कामयाब भी हो रही है। उसने हिंदुओं के एक व्यापक तबका जो पहले उनके साथ नहीं था, ओबीसी थे, दलित थे, आदिवासी, उनको अपने साथ जोड़ लिया। जो उनका फाइनल जो एजेंडा है कि देश में 80 वर्सेस 20 हो और मुसलमान और दूसरे जो अल्पसंख्यक हैं उनको उनकी औकात दिखा दी जाए और ये हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रैक्टिकली मतलब डायरेक्टली ये हिंदू राष्ट्र बन जाए। तो कई लोग तो कहते हैं कि संविधान को बदले बिना भी आज की तारीख में देश आधा हिंदू राष्ट्र बन गया है, क्योंकि यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री बिल्कुल मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं और जो उद्घाटन समारोह होता है उसमें शामिल होते हैं। तो हिंदू राष्ट्र और क्या है? हिंदू राष्ट्र की ये बिल्कुल, मतलब है कि जो राहुल, यही तो संविधान विरोधी है। ये जो कुछ हो रहा है और इस पूरी बहस में विपक्ष का निशाना भी यही है कि सरकार किस तरह से संविधान विरोधी रास्ते पर चल रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि संविधान आपके लिए बहुत पूज्य हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं है। कुछ लोगों के लिए संविधान एक तरीका है, संवैधानिक तरीके हैं जिससे गैर संवैधानिक काम किए जाए।
बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तोड़कर तोड़ी गई। मुख्यमंत्रियों ने कहा हमने तोड़ा, मुख्यमंत्री ने कहा, बीजेपी के नेताओं ने कहा हमने तोड़ा, सही बात है। और उसके बाद आज की तारीख में क्या है? बाबरी मस्जिद की जगह एक मंदिर खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की, मतलब एक संविधान विरोधी, सुप्रीम कोर्ट विरोधी कृत्य को उसी सब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल के बाद आज उसको सही ठहरा दिया। तो समस्या ये नहीं है कि संविधान के खिलाफ आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो संविधान को बचाने का दायित्व है, कश्मीर में जो हुआ, कश्मीर नहीं में जो वादा किया गया, नहीं जी, मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा सा बहस से हट रहे हैं। मुद्दा ये है कि संविधान को पर लगातार अटैक हो रहे हैं। एक बाबरी मस्जिद को गिराने को लेकर अटैक हुआ। इस तरह से चेन ऑफ इवेंट्स है इवेंट हो रहे हैं। अटैक की। ठीक है, जनता में तो लगातार जागृति पैदा करनी पड़ेगी ना कि संविधान को खतरा है, उससे आपको क्या नुकसान हो रहा है। सवाल ये नहीं कि जो वही मैं कहने जा रहा था कि जब तक संविधान जो है हमारे लिए पूज्य है और कई लोगों के लिए पूज्य है, जिनको संविधान को बदलने जाने से खतरा है उनके लिए पूज्य है, लेकिन जिनको संविधान के बदलने या न बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको जो है अगर आप 1000, 2000, 3000 का अगर राशि दे देते हैं हर महीने, तो उनको संविधान से कोई फर्क नहीं होता। बीजेपी क्यों कर पा रही है? बीजेपी इसलिए कर पा रही है कि बीजेपी को पता है कि हम इस संविधान को बदल देंगे, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे तरीके हैं कि जनता के अलग अलग तबकों को हम दूसरे दूसरे तरीकों से रिझाकर उनके वोट ले सकते हैं, हम सत्ता में वापस आ जाएंगे। तो कश्मीर हो, चाहे बाबरी मस्जिद हो, चाहे सीए हो, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि कहने से नहीं होगा। आपको ये पार्लियामेंट में कहने के बजाय आपको, जैसे उन्होंने चुनाव में कहा, चुनाव में जो किया कि ठीक है संविधान बदल के ये लोग आरक्षण खत्म कर रहे हैं, वहां पर जब जाएंगे और बताएंगे और जनता की जनता नहीं, जनता सच कुछ नहीं होती, जो जो तबके हैं जिनको संविधान बदले जाने से नगर नुकसान है, उनको जब तक कन्विंस नहीं करेंगे तब तक पार्लियामेंट की बहस का कोई फायदा नहीं होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। भाई, पार्लियामेंट की बहस भी तो एक टूल है, उसको आप कैसे दरकिनार कर सकते हैं? वो भी एक फोरम है, एक लोकतंत्र का फोरम है। वहां भी उसी तरह की बहस हो रही, वही मुद्दे उठाए जा रहे हैं और वही मैसेज देने की कोशिश हो रही उन्हीं तबकों को कि संविधान को अगर नुकसान पहुंचाया जाता है तो आपको नुकसान होगा। प्रिया जी, आप इसको किस तरह से देखती हैं? ये लड़ाई दरअसल यही है, दोनों पक्ष यही साबित करने में लगे हैं कि हम तो संविधान के साथ खड़े हैं, और दोनों पक्ष एक दूसरे को ये भी साबित करने में लगे हैं कि दूसरा पक्ष जो है वो संविधान विरोधी है। ये एक तरह का स्ट्रगल है दोनों पक्षों के बीच में, और ये संघर्ष जो है हमने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा, और ये मुद्दा उठा तो उसका असर भी देखा। अब ये नैरेटिव आगे ले जाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ये जो पूरी बहस थी संविधान पर, वो उसमें ये किस तरह से दिखा और कितने मजबूती के साथ दिखा? नहीं, बिल्कुल, राहुल गांधी तो चुनाव से ही संविधान की कॉपी लेके घूम रहे थे। तो इस आज की डिबेट से और जो 2 दिन से चल रही है, थोड़े 2 नैरेटिव आ गए हैं एक तरफ से जैसे कि प्रधानमंत्री के जवाब से हमें आया है कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस संविधान की बात करती है, लेकिन उनको सत्ता ज्यादा पसंद है संविधान से। और उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल्स दिए, इमरजेंसी के टाइम उन्होंने सत्ता के लिए संविधान को कैसे बिल्कुल परे कर दिया। अनुराग ठाकुर भी कहते हैं कि राहुल गांधी संविधान की कॉपी तो लेकर घूमते हैं, लेकिन कितने पन्ने हैं उसमें उनको पता नहीं है। मतलब इस तरह की, फ्रॉम प्रधानमंत्री टू अनुराग ठाकुर, इस तरह का कांग्रेस के ऊपर अटैक हो रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने भी, जब उन्होंने कहा हम संविधान की बात करते हैं, आप आरएसएस संविधान की बात करते हैं, तो वो भी एक तरफ से नैरेटिव कह रहे थे कि आपका जो संविधान भी एक बिल्कुल ही एक राइट विंग है, बिल्कुल मनुस्मृति के पन्नों से, वीर सावरकर के पन्नों से आपका जो है वो, आप वीर सावरकर को ज्यादा मांगते हैं और संविधान को कम मानते हैं। तो एक तरफ से जो हिंदुत्व का नैरेटिव आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए संविधान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 नैरेटिव बिल्कुल सेट हो गए हैं, और ये सेट होना जरूरी था, क्योंकि बीच में काफी कोशिश की थी उन्होंने अडानी मामला ये उठाना, लेकिन अब देख के जो फाइनल जो कॉन्क्रीट हुआ है, ये मुझे लगता है कि ये बाकी इंडिया अलायंस को भी पसंद आया। और इस तरह का जो अटैक है, ये नैरेटिव लोकसभा में भी बहुत अच्छा चला था, क्योंकि संविधान के अंदर बहुत चीजें आ जाती हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ जाता है, कास्ट सेंसस आ जाता है, इक्वालिटी, मतलब एक तरफ से वो हर चीज बता सकते हैं कि कहां कहां बीजेपी ने संविधान को ठोकर मारी है। बीजेपी के पास एक ही आर्गुमेंट है इसको काउंटर करने के लिए कि आप सत्ता के लिए संविधान को ठुकरा रहे हैं। उन्होंने सरदार पटेल का भी एग्जाम्पल दे दिया, पुराना एग्जाम्पल ले लिया कि एक्चुअली कांग्रेस, अगर वो कांग्रेस अध्यक्ष थे उस समय, तो उनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था। आपने अपनी कांग्रेस की कमेटी भी नहीं समझी। बिल्कुल, वो तो तथ्यों को तोड़ते मरोड़ते हैं, वो एक बड़ा झूठ भी गढ़ते हैं। वो तो अपनी जगह पर है, उसका हम लोग कहीं और उसका
खंडन कर सकते हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि दो नैरेटिव सेट हो गए, ये मतलब कंक्रीट शेप ले रहे हैं। एक ये है कि कांग्रेस ही संविधान को तोड़ के खिलाफ है। अब उसका पूरा एक्ट जो है वो, बल्कि वो तो मतलब आपने ठीक ही कहा कि नेहरू का प्रधानमंत्री बनना भी उनको संविधान के खिलाफ लगता है। ये भी वहां से वो अपनी शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी तरफ भी कांग्रेस जो है वो सावरकर से ले रही है कि सावरकर ने मनुस्मृति को ही संविधान कहा था, और ये सावरकरवादी हैं, तो इनके दिमाग में मनुस्मृति है, संविधान को सिर से लगाते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते। तो यूसुफ साहब, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आप ये एक लकीर खिंच गई है बीच में दोनों के, क्या मान सकते हैं? नहीं, बिल्कुल लकीर तो खिंच गई है, बल्कि जो लकीर लोकसभा चुनाव में खींची थी, इस बहस के दौरान राहुल गांधी ने उस लकीर को और पुख्ता किया है। पर जो बात अभी आपने कही के साथ ये परसेप्शन है के साथ इस संविधान को माथे से लगाते हैं और लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं। तो ये तो मोदी जी का रिकॉर्ड रहा है। इन्होंने आडवाणी जी को माथे से लगाया, उनके पैर छुए और बाद में पलट दिया। जिस दिन पहली बार संसद में गए, सांसद बनने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो संसद की चौखट पर उन्होंने सिर रखा और फिर उस संसद को बदल कर नई पार्लियामेंट बना दी। और अब यही कहा जा रहा है कि जब तीसरी बार मोदी जी ने शपथ ली तो संविधान की प्रति को उन्होंने इसीलिए सेंट्रल हॉल में माथे से लगाया था। उसके बाद ये कहा गया कि जो इनका पुराना रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को जारी रखते हुए ये संविधान को बदलेंगे, इनका इरादा है। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के कई महत्वपूर्ण सदस्यों ने इस बात को साफ तौर पर कहा कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। दूसरी बात ये ऐतिहासिक तथ्य है कि जब संविधान लागू हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद आरएसएस के कई वरिष्ठ नेताओं ने संविधान के खिलाफ बाकायदा आर्टिकल लिखे, वो छपे हुए हैं, उसकी कोई नहीं है। 2000 में, सन 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो बाकायदा एक संविधान समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई गई। जस्टिस क्या नाम था उनका, नाम मिस कर रहा हूँ, उसकी रिपोर्ट भी आई, वेंकट चलैया, जस्टिस वेंकट चलैया के नेतृत्व में कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट भी आई। उसके अंदर बहुत सारे सुझाव दिए गए थे। उसमें खास मुद्दा ये था कि आरक्षण को किस तरह से करें। तो अगर आज राहुल गांधी ये कहते हैं कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, तो ये तथ्य है, सत्य है। क्योंकि 1990 में जब बीपी सिंह ने ओबीसी का आरक्षण लागू किया था, तो उस आरक्षण के खिलाफ ही लालकृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा लेकर निकले थे और उसके बाद उन्होंने मंडल के राजनीति की। लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, 63 सीटें कम हुई हैं, उसके बाद बीजेपी ने फिर वो हिंदू मुस्लिम की बाइनरी शुरू कर दी है। और इसीलिए देश में जगह जगह मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, केस किए जा रहे हैं, क्योंकि ये एक एजेंडा है। क्योंकि जब हम संविधान की बात करते हैं और हम बात करते हैं संविधान ने क्या किया, संविधान ने इस देश में बरसों से, हजारों साल से दबे कुचले लोगों को उनका बराबरी का अधिकार दिलाया और उनके विकास के लिए एक रास्ता खोला कि जब बराबरी पर लाएंगे, उनके लिए आरक्षण दिया, बहुत सारी सुविधाएं उनको दी। ये उन लोगों को पछता नहीं है जिन लोगों ने शोषण किया हजारों साल। तो आज भी बात होती है, तो जब संविधान की बात होती है तो उनका अधिकार याद आता है। और ये वही जो अब राहुल गांधी ने आज संविधान और मनुस्मृति की तुलना करने की कोशिश की है, तो जो मनुस्मृति को फिर से इंस्टॉल करना चाहते हैं, वही व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, तो उन्हीं को संविधान से चिढ़ है। तो ये राहुल गांधी ने किया। तो ये जो राहुल गांधी का एजेंडा है कि भाई देश के जो दबा कुचला तबका है, जो बरसों से दबाया गया है, उसको अपने अधिकारों के प्रति अगर जागना है, अगर उसे, तो उस पर जो मनुस्मृति थोपी जाएगी दोबारा से, उसे वो कैसे बचे, तो ये जागरूकता बनाने की बात है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने इस लकीर को और पुख्ता किया है और देश की राजनीति में अब ये बहस और लंबे समय से चले, क्योंकि आज भी उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, दलितों के साथ, दलितों पर होने वाले अत्याचारों की खबरें आती हैं। अभी मध्य प्रदेश में हुआ था, किसी दलित के ऊपर पेशाब किया गया था। आज भी इस तरह की खबरें आती है, दलित कोई दूल्हा घोड़े पे चढ़ के जा रहा था तो उसे रोक दिया गया, उसे दूल्हे पे नहीं चढ़ने दिया गया, उसको लेकर माता। तो क्यों हो रहा? ये दलितों को मंदिर में जाने की परमिशन नहीं है, लिखा हुआ है। तो ये सब इसीलिए हो रहा है ना कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने बराबरी का अधिकार दिया, उस अधिकारों का पर हम लोग कवर नहीं कर पाए हैं। आपको याद, जिस तरह से आज इस संविधान पर बहस हो रही है, इसी तरह की एक बहस 1997 में हुई थी संसद में। उस वक्त संसद में 4 दिन का वक्त रखा गया था, जब तक संविधान लागू होने के 50 साल पूरे हुए थे, और उस पर भी इसी तरह का चश्मा लगाया गया था। दोनों, उस वक्त संसद के दोनों सदनों में बहस हुई थी। तब भी ये समीक्षा की गई थी कि हमें ये देखना चाहिए कि पिछले 50 साल में संविधान को लागू करने के बाद हमने कितना उस पर अमल किया है और कितना कारगर हमारा संविधान रहा है।
उस बहस के बाद ही वो अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर समीक्षा की बात की, भाई हम देखेंगे कितना हुआ है। तो ये बार-बार जो कांग्रेस की तरफ वो करते हैं कि साहब कांग्रेस ने इतने संशोधन किए। देखिए संशोधन तो जरूर कांग्रेस का शासन लंबा रहा है, उन शासन में संशोधन हुए हैं, संशोधन बाकी शासन में भी हुए, अब भी हो रहे हैं, और हर दुनिया के हर संविधान में संशोधन होते हैं, एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन संशोधन करना और संविधान को बदलना, दोनों में बुनियादी फर्क है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की तरफ से जब सभी सांसदों को संविधान की प्रति दी गई थी, एक कॉपी दी गई थी जिसे लेकर वो नई संसद में प्रवेश किया था, उस कॉपी में वो मूल प्रति दी गई थी जो संविधान 1950 में लागू किया था। लेकिन उसमें मूल क्या था? उसमें मूल सिर्फ संविधान की प्रस्तावना थी, जिस प्रस्तावना में सेकुलर और डेमोक्रेटिक शब्द नहीं थे। और ये कहा गया कि साहब हम संविधान को मूल रूप में स्थापित करना चाहते हैं। तो अगर मूल रूप में स्थापित करना चाहते हैं तो क्या अभी तक जितने संविधान संशोधन हुए हैं क्या सबको बैक किया जाएगा, सबको वापस किया जाएगा? फिर ये सिर्फ प्रस्तावना क्यों? क्योंकि इन्हीं दो ही शब्दों से तो बीजेपी को चिढ़ है, सेकुलर और डेमोक्रेटिक। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में कहा कि नहीं, ये संविधान की आत्मा है और ये आत्मा को ही मारना चाहते हैं। तो ये तो बड़ी बहस है, और इस बड़ी बहस की वजह से ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का दलित, ओबीसी या ईबीसी जो है वो इस चीज को समझता है कि उस पर आज भी सामंतवादी जो विचारधारा के लोग हैं जिनके हाथ में पावर है, वो आज भी दलितों पर और पिछड़े तबके के लोगों पर जहां उन्हें मौका मिलता है वहां अत्याचार करते हैं। तो उन अत्याचारों के खिलाफ जो जंग लड़ी, जो अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला दिया था, वो आज भी प्रासंगिक है। और मुझे ये लगता है कि बीजेपी को जो डाउनफॉल तो देखिए नहीं कहेंगे, लेकिन जो सीटें कम हुई 2024 में के चुनाव में, उसके बाद बीजेपी हिंदू मुस्लिम की बाइनरी पर इसीलिए आ रही है कि ताकि बुनियादी मुद्दों की तरफ से ध्यान हटाया जाए, और जो सरकार के खिलाफ एक लामबंदी हो रही है ओबीसी की, दलित की, उनके अपने अत्याचारों के प्रति वो लोग जाग रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और एक पॉलिटिकल फोर्स बना रहे हैं, उसको किसी तरह रोका जाए। तो मुझे लगता है कि ये एक राहुल गांधी इस मायने में इस लकीर को पुख्ता करने में कामयाब रहे हैं, और इस बहस को और इस पॉलिटिकल लड़ाई को आगे बढ़ाने की तरफ, उनकी आगे बढ़ाने की दिशा में बढ़े हैं। जी, निरंतर ये आपका कहना सही है कि सरकारें कुछ लालच देकर या कुछ दूसरे तरह के फायदे देकर इन चीजों को मैनेज करती हैं, और सरकार ने भी मैनेज किया है। लेकिन ये भी देखा हमने कि केवल नैरेटिव बनने से विपक्ष ने एक बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की, और उससे सत्तारूढ़ गठबंधन पार्टी में एक बड़ी घबराहट भी है। उसके बाद से ही संविधान को लेकर बीजेपी और संघ परिवार पूरा चिंतित है, और उसको कैसे लोगों के दिमाग से हटाया जाए, इसके लिए हर तरह की कोशिशें हो रही। तो ये नैरेटिव का मजबूत होना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। और क्या ये बहस और पब्लिक मीटिंग और लोगों के बीच जाना, तीन अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, उसमें भी वो करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये संसद में जो कुछ हो रहा है संविधान की बहस, क्या उसको विस्तार दे रहा है, एक कदम आगे ले जा रहा है? इससे कम से कम जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो रही हैं। देखिए संविधान, जैसे अभी कहा अंसारी जी ने कि संविधान तो बदलता रहता, बदला ही है, संशोधन होते रहे हैं, और उसी संशोधनों के कारण जो है कश्मीर का जो आज हुआ है, उसके लिए मैं कांग्रेस सरकार को भी दोष देता हूं, और नेहरू और इंदिरा गांधी ने भी कश्मीर का जो ऑटोनॉमी थी उसको काफी कम किया है, और उसी का सहारा लेकर बीजेपी ने उन्हीं के उदाहरण देकर कहा कि उन्होंने तो पहले किया था, हम भी कर रहे, क्या बुरी बात। तो प्रश्न ये है कि संविधान ने अभी जैसे बराबरी का मामला है, संविधान से बराबरी का अधिकार नहीं देता। मेरे ख्याल से संविधान के 2 या 3 चीजें, मुख्य चीजें हैं। एक लोकतंत्र, दूसरा बराबरी सबके लिए हो, लेकिन वहां बराबरी में एक शर्त ये हो जाती है कि जो कमजोर है उनको हम एक्स्ट्रा देंगे। जैसे जो सवर्ण क्या कहते हैं कि बराबरी है तो आरक्षण क्यों? तो बराबरी और न्याय जो पहले से पीछे है, और उनका कारण मनुस्मृति है जिसका राहुल गांधी ने जिक्र किया, जो मनुस्मृति और दूसरी स्मृतियों कारण से पीछे हैं, उनको तो आगे लाना ही है। तो बीजेपी जो है संविधान को बदल रही है, लेकिन वह मनुस्मृति को वापस नहीं ला रही, कम से कम प्रैक्टिकली नहीं ला रही, दिखाने को नहीं ला रही है, न वो बोल रही है। तो सावरकर का नाम देखिए, सावरकर मनुवादी थे या मनुस्मृति को मानते थे। आप सावरकर की पूजा करते, इसलिए आप भी उसी तरह हो गए, वो नहीं हो, क्योंकि बीजेपी तो अम्बेडकर को भी पूजा करती है। वो तो अम्बेडकर, वो तो किसी भी नेता को, भगत सिंह के भी नाम पे कर देगी। भगत सिंह जो है वो बिल्कुल इस तरह के कम्युनलिज्म के खिलाफ थे, नेताजी कम्युनलिज्म के खिलाफ थे। तो बीजेपी का तो तरीका है कि जो जिससे फायदा हो उसको इस्तेमाल कर लो। तो इस आधार पर जब तक बीजेपी कोई मनुवादी, देखिए आरक्षण, ये जो संविधान का जो नैरेटिव है जो 24 में सफल हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि आर्थिक हितों पर हमला करता था।
संविधान के अलग अलग पक्ष है, आरक्षण एक पक्ष है, उस आरक्षण पे हमला करता था, इसीलिए उस जातियों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। तो बीजेपी संविधान को बदलेगी, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी नहीं बदलेगी, लेकिन आरक्षण खत्म नहीं करेगी। तो आरक्षण से जो प्रभावित है वो हो सकता है कि वो उसको वोट देते रहे, उनको नुकसान हो, लेकिन सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है। अब लोकतंत्र को है और ये धर्मनिरपेक्षता को है। तो धर्मनिरपेक्षता जो है वह मुसलमानों 20% मान लिया है, अब 20% को प्रभावित करती है। अगर बीजेपी धर्मनिरपेक्षता को खत्म कर दे, जैसा कि अभी कहा कि उन्होंने कहा मूल प्रति में तो सेक्युलरिज्म था ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये कहा कि सेक्युलरिज्म इसकी आत्मा सब जानते हैं। नेहरू के भाषण या जो भी भाषण थे, उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भले पार्टीशन हो गया, ये देश सबके लिए, हिंदू मुसलमान सबके लिए। तो वो सही बात है कि वो हमारी राजनीति का, लेकिन बीजेपी उस तरफ नहीं है। तो बीजेपी जो कोशिश कर रही है वो हो सकता है कि एक बड़े तबके को अपने साथ लेके इस धर्मनिरपेक्षता का जो मामला है उस पर अटैक करे, और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे केजरीवाल, जब भी हिंदू धर्म का मामला आता है वो थोड़ा सा चुप हो जाते हैं, कई नेता चुप्पी लगा जाते हैं, बाबरी मस्जिद पे नहीं बोले कई नेता। तो ये जो चीज है, संविधान को बदलने का जो तरीका है बाबरी मस्जिद के द्वारा और अयोध्या मंदिर के बाद, ये साबित करना कि हम उनके खिलाफ, आपके खिलाफ नहीं है। अगर हम इसको सेक्युलर के बजाय अगर हिंदू राष्ट्र जैसा बना दे तो आप तो हिंदू, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो खतरा है, इस खतरे को कैसे चुनौती चैलेंज करेंगे, ये मुझे समझ में नहीं आता। भाषण आपने दे दिया ओके, लेकिन जनता सेक्युलरिज्म के प्रति उतनी सेंसिटिव है कि नहीं है? जो हिंदू जनता है वो सेंसिटिव है कि नहीं है? सीए का मामला हुआ, अधिकतर मुसलमान थे, 80% मुसलमान, 20% हमारे जैसे लोग भी थे, समर्थन करते थे। सीए बहुत ही एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, बिल्कुल एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। वहां मुसलमान को अलग कर देते हैं और सिर्फ बाकी जो धर्म है उनके लोगों को करते हैं। तो ये जो गैर बराबरी का मामला है जो संविधान के खिलाफ है मेरे ख्याल से, अब लेकिन जनता में उसका भी जागरूकता नहीं है। तो ये जो खतरा है कि संविधान को बदल देंगे लेकिन वो उस हिस्से को बदलेंगे जिस हिस्से से मुस्लिम को कोई नुकसान नहीं और उससे वोट का कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल प्रिया जी, देखिए ये अच्छा पॉइंट उठाया है नीरेन ने कि जो नैरेटिव है आरक्षण का या जाति जनगणना का या आरक्षण की सीमा बढ़ाने का, वो उस मुद्दे पर तो आ जाएंगे आपके साथ, लेकिन धर्मनिरपेक्षता उनको उतनी प्रभावित नहीं करती। लेकिन ये एक विमर्श है कि मंडल या सामाजिक न्याय सांप्रदायिकता की काट है। आप जब इस आधार पर गोलबंदी करते हो तो धर्मनिरपेक्षता को भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हो। ये भी एक रास्ता है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर गोलबंदी नहीं होगी, गोलबंदी होगी आरक्षण सामाजिक न्याय के नाम पर, लेकिन काट वो धर्मनिरपेक्षता के लिए भी करेगी। आपकी टिप्पणी? नहीं, बिल्कुल राहुल गांधी और मतलब बाकी लोग भी यही, इसी पे आई थिंक इनका पूरा फोकस यही है। और अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स भी देखा जाए तो इसी मुद्दे पे अपना वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। और इसको लेके जो अभी संभल में जो हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसके ऊपर भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कहते हैं ना हम संविधान को बदलेंगे, कहीं चीज आप बदल नहीं सकते हो। कोर्ट ने बिल्कुल केशव नंदन भारती केस में बोला था कि आप कई चीजों में पार्लियामेंट डिबेट कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर के साथ बदलना। तो ये और ये जो कोर्ट और जुडिशियल रिव्यू की भी लड़ाई चल रही है जो संभल में, कि हम क्या कहते हैं, जुडिशियल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट ने किया है, कोर्ट उसको फिर रिव्यू करेगी। पार्लियामेंट कहता है कि हम उसको ठकरा देंगे क्योंकि अब वो वैलिड नहीं है। तो ये जो डिबेट भी चल रही है, मेरे ख्याल में ये सब एक ही चीज के पास जाती है, धर्मनिरपेक्षता के बाद ये जो इनका माइनॉरिटी मेजॉरिटी का जो डिबेट चल रहा है, मेरे ख्याल इस पे ही सब आगे आगे आता है। तो व्हाट द कांग्रेस इज ट्राइंग टू से इज कि आप हर चीज में आपने संविधान को बिल्कुल ठुकराया, क्योंकि आपको एक चीज करनी है, अपनी हिंदू मेजॉरिटिज्म को एस्टैब्लिश करना है। आरएसएस का नाम लेके, वीर सावरकर का नाम लेके जो इनका पॉलिटिक्स है, तो एंड ऑफ द डे वो कह रहे हैं आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी आप ठुकरा रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में धर्मनिरपेक्षता है, आप उस शब्द को भी हटाना चाहते हैं। तो आपकी पॉलिटिक्स बिल्कुल अपनी मनमानी से चल रही है, नॉट जो हमने फाउंडिंग फादर्स ने किया था। आप कोर्ट को भी नीचे करना चाहते हैं, आप हर चीज को नीचे करके अपने आप को ही सुप्रीम करना चाहते हैं। तो एक तौर से उस हर पॉइंट पे जहां पे इन्होंने हुआ है, मतलब मेजॉरिटी उनके, आपका नैरेटिव एक ही तरफ जा रहा है और एग्जांपल्स उन्होंने इस तरह के दिए सारे, चाहे गाठी। इसमें इनको अगर आप प्रियंका के भाषण को देखें तो उसमें उन्होंने विस्तार भी दिया है। वो ये बातें भी कर रही हैं और अडानी को भी ला रही हैं कि जिस तरह से एक
बिजनेसमैन को सारा कुछ दिया जा रहा है और छीना जा रहा है आम लोगों से, कुछ बिजनेसमैन के पास जा रहा है, एक नैरेटिव वो भी इसके साथ जुड़ रहा है। यानी वो भी संविधान का विरोध है। अगर आम लोगों से आर्थिक न्याय वंचित करते हैं आप उनसे, तो वो भी संविधान विरोधी। तो कई तरह से कई चीजों को संविधान विरोध से जोड़ने की कोशिश प्रियंका और राहुल ने की है। नहीं, बिल्कुल वही, हर चीज में जो कह रहे हैं आपका जो एक्ट है, हर चीज आपकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। चाहे एक बिजनेस हाउस को फेवर करना, चाहे संभल में आपके लोगों का जाना और कोर्ट के माध्यम व्हाटएवर सर्वे करवाना, जब एक सेट हो गया कि 91 में पुलिस वर्शिप एक्ट में ये नहीं होना चाहिए, आप उसको भी आप कोर्ट में जाके चैलेंज कर रहे हैं। तो हर चीज जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है द कोर्ट हैज द राइट टू दिस थिंग डिसाइड, उसको भी लेके आप वहां पे जाके चैलेंज कर रहे हैं। तो ये आई थिंक ये इनका जो फोकस बिल्कुल सही है। ये नहीं कह रहे कि आपने अडानी मोदी एक हैं व्हाटएवर, दे आर सेइंग कि हर चीज में आप क्या कर रहे हैं, हमको क्या गुस्सा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान कर रहे हैं। हर एक्ट को वो लेके जा रहे हैं। कास्ट सेंसस मना करना, जैसे कि आपने कहा है, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इक्वालिटी एंड दिस थिंग, सोशल इक्वालिटी भी एक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब तो वो शब्द ही हटाना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, सोशलिस्ट और सेक्युलर। तो इसको लेके उन्होंने उसको बिल्कुल कहते हैं, एक तरफ से आप कहते हैं कि हम सबके लिए सबका विकास है, दूसरी तरफ आप हर पल्ले पर जब कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखे हैं पॉइंट्स, आप किसको सबका विकास कैसे कर सकते हैं, सबको साथ कैसे ले जा सकते हैं, आप उधर ठुकरा रहे हो। तो एक तौर से उन्होंने बहुत क्लेवरली किया। आई थिंक इस बार कांग्रेस का जो अटैक था वाज वेरी स्मार्टली डन। हर पॉइंट पे लेके, ये नहीं कि एक मुद्दे पे अड़े, लेकिन हर पॉइंट पे बता रहे हैं कि आप संविधान का अपमान कर रहे हैं, आपके लिए संविधान सबसे फोरमोस्ट नहीं है, आपके पास तो मनुस्मृति है आपका संविधान। जी, यूसुफ साहब, आपने शुरू में थोड़ा सा इतिहास भी बताया था कि देखिए ये पूरा जो बीजेपी है, संघ परिवार है, वो एक जिस विचार के तहत चलता है उसमें ये संविधान अस्वीकार्य है। माथे पे लगाना अलग बात है और उस पे अमल करना अलग बात है, ये हम सब जानते हैं। वो सावरकर से लेकर गोलवलकर और तमाम जितने अरवर कर आए हैं, वो सब इसी तरह से सोच वाले रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए ये इसको विश्वास दिलाना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और खासतौर पर ये चुनौती तब बढ़ जाती है जब पूरा विपक्ष एकजुट होकर शोर मचाने लगता है कि ये संविधान को खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और बीजेपी को कई बार इसका नुकसान भी हुआ है। आप याद कीजिए 2015 के बिहार के चुनाव में जब एक बयान आ गया था, शायद आरएसएस प्रमुख ने, मोहन भागवत ने आरक्षण पर कुछ कह दिया था, है? तो उसके बाद बीजेपी को बहुत झटका लगा था, बिहार के चुनाव में बहुत नुकसान हुआ था। तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से सफाई दे रहे थे कि साहब संविधान नहीं बदला जा सकता। लोकसभा चुनाव के दौरान जब ये बहस बढ़ी थी, तो प्रधानमंत्री को यहाँ तक कहना पड़ा था कि खुद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकते। तो ये क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि इसलिए कहना पड़ रहा है कि बीजेपी और इनका जो मातृ संगठन है या पितृ संगठन है आरएसएस, वो शुरू से संविधान विरोधी रहा है। वो शुरू से उनके कार्यालय पर कभी 2001 से पहले कभी तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया है। उनके डीएनए में, बिल्कुल उनका, अगर ये कहा जाए भी आरएसएस बीजेपी का डीएनए, तो उसके डीएनए में है, संविधान का विरोध उनके डीएनए में है। तो अब इस पोजीशन पे आके, उसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत बहुमत पाके जब बीजेपी ने सरकार बनाई है, बीजेपी का शुरू से ये विश्वास था कि जब हम अपने पूर्ण रूप से बहुमत में आएंगे तो हम अपने जो कोर इशू है, जिन कोर इशू पे, 3 कोर इशू पे, अयोध्या और समान नागरिक संहिता और कश्मीर, इन पर हम समझौता नहीं करेंगे, इन्हें हम लागू करेंगे। वो उन्होंने करके दिखा दिया। भाई अयोध्या में ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन मोदी के राज में आया, 370 उन्होंने हटा दी और समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रोसीजर चल रहा है। बीजेपी शासित प्रदेश उत्तराखंड में इसे लागू किया जा चुका है। तो बीजेपी अपने कोर एजेंडे पे चल रही है, अभी तक वो संवैधानिक व्यवस्था से जुट आई है। तो बीजेपी के बड़े नेताओं के मन में, आरएसएस के मन में तो संविधान के प्रति पहले से रहा कि भाई हम इसे नहीं मानते हैं, और इनका विरोध कोई मामूली विरोध नहीं है। आरएसएस आज की तारीख में किसी भी सोसाइटी एक्ट या ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। आरएसएस यानी आरएसएस का कोई बैंक खाता नहीं है, क्योंकि बैंक खाता खोलने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड जरूरी है। जब आरएसएस एक रजिस्टर्ड संस्था नहीं है तो क्यों नहीं है रजिस्टर्ड संस्था? क्योंकि वो देश के संविधान में विश्वास नहीं करते, देश के संविधान के तहत बनाए गए संगठन में विश्वास नहीं करते हैं। एक नॉन रिकॉग्नाइज संगठन।
आरएसएस जितना पुराना है 1925 का है, उसके बाद और बहुत सारे संगठन बने हैं। यहाँ तक कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, वो भी सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संस्था एक है। जमीयत उलमा हिंद जो भी मुस्लिम संस्थाएं हैं, वो सब सोसाइटी एक्ट के तहत है, कुछ ट्रस्ट एक्ट के तहत उनका रजिस्ट्रेशन है। आरएसएस का नहीं है, क्योंकि आरएसएस मानता है कि भाई हमें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो संविधान से ऊपर है, संविधान क्या चीज हमारे लिए है। और चूंकि बीजेपी के शासनकाल में ही संविधान की समीक्षा के लिए बाकायदा एक आयोग बना था, और उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी, वो कहीं धूल फाक रही होगी। जिस तरह से 1989 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार तब तक बन चुकी थी और इंदिरा गांधी ने उसे लागू नहीं किया, बाद में वीपी सिंह ने उसे उठा के लागू किया। तो ये भी हो सकता है, इस बात की बिल्कुल गुंजाइश है कि वो संविधान समीक्षा आयोग की जो रिपोर्ट थी, जो अभी कहीं रखी होगी, और बहुत सारी हो सकता है हमारे पास भी इसकी कॉपी रखी हो, तो हो सकता है मोदी जी किसी दिन उस पर निकाले के इस पर देखें क्या क्या लिया जा सकता है, क्योंकि उसे तो उस वक्त की सरकार ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, उस पर कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं आई थी। तो ये चूंकि इनकी तरफ से एक्शन रहे हैं और सारी चीजें दर्ज है, रिकॉर्ड में दर्ज है, अखबारों में छपी हुई है, किताबें लिखी जा चुकी इसके ऊपर, तो इस ऐसे में बीजेपी के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि वो अपने इस एक्ट से किस तरह से विश्वास दिलाए। इसीलिए बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि भाई हम नहीं बदलेंगे, लेकिन इनके ही लोग, बीजेपी के लोग कहीं ना कहीं किसी संगठन में कहीं कुछ इस तरह की बातें करते हैं जो सीधे सीधे संविधान विरोधी है। जैसे अभी कोई एक कार्यक्रम चल रहा था और कर्नाटक में किसी साधु संत ने ये बात की, साहब ऐसा कानून लाना चाहिए कि जिसमें मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन लिया जाए। अब ये बात जो है बीजेपी के तमाम नेता और आरएसएस के जो विचारक रहे हैं, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेड अपने आर्टिकल्स में लिखा है, उनकी एक विजन है कि भाई मुसलमानों को इस देश में वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए, इनका मताधिकार छीन लेना चाहिए। और ये सुब्रमण्यम स्वामी तो पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे, वीडियो आप यूट्यूब पे खोजे तो मिल जाएंगे, उनका कहना है कि नहीं मिलना चाहिए। तो जब इस तरह की बातें बीजेपी के चुने हुए सांसदों की तरफ से आती है, किसी वरिष्ठ नेता की तरफ से आती है, तो फिर जब ये बात कही जाती है भाई आज निशाने पे मुसलमान है, उसके बाद फिर दलित होंगे निशाने पर, ओबीसी होंगे निशाने पर, तो फिर उनके अंदर ये आती है कि भाई ये बीजेपी का जो प्रेम है दलितों से, ओबीसी से, कहीं ये प्रेम एक प्रेम जाल तो नहीं है कि भाई पहले इनको इनके साथ इनका वोट हासिल करके अपने आप को सत्ता में लाइए और उसके बाद सत्ता में बने रहिए, और बने रहने के बाद अपना कोर एजेंडा लागू कीजिए। तो जब बीजेपी अपने 3 वो कोर एजेंडा लागू कर सकती है, जिन पर उनके सहयोगी दलों को शुरू में एतराज था, शुरू में क्या बाद में भी एतराज हुआ, लेकिन वो लागू किया, तो बाकी जो उसका हिडन एजेंडा वो क्यों नहीं लागू करेगी? और चोर रास्ते से तो लागू कर ही रही है वो, आपने देखा है लेटरल एंट्री दी गई है, तो वो है ना, तो वो किस तरह से, तो इसलिए बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। और अब क्या हो रहा है कि चूंकि 2024 में बीजेपी को झटका लग चुका है, उसके बाद से बीजेपी ज्यादा कॉन्शियस है, इसीलिए वो बीजेपी बार बार हिंदू मुस्लिम की बाइनरी में फंसाना चाहती है, ताकि बाकी मुद्दों से ध्यान हटे, और जो 20%, 14%, 15% मुसलमान है, उनको एक तरह से डेमोनाइज किया जाए, उनके खिलाफ, उनके मत से सारी चीज फोड़ दो, सारी समस्याओं की जड़ जो है वो मुसलमान है। और उसी तरह से वो मजाक के लहजे में, इनके लिटरेचर के लहजे में और कैंपेन के लहजे में वो सारी चीजें चली आ रही है। आप कोयले की समस्या हो गई है, उसके लिए मुसलमान जिम्मेदार है, क्योंकि भट्टी पे सेक सेक कबाब खाते हैं, ये सारा कोयला खत्म कर देते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। हालांकि शुरू में मजाक लगता है, लेकिन ये एक पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने के इसीलिए है कि बीजेपी का जो कोर वोटर है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी तरह की कोई गिरावट नहीं है, वो इसीलिए उसका प्रिंट बीजेपी से बना रहे, बार बार वो डोज दी जाती है, नशा नहीं उतरना चाहिए। जैसे नशा उतरे, आदमी सोचने के लायक हो, उसे फिर एक डोज दे दो कि नहीं यही है और तुम्हें इसी नशे में रहना है। तो ये एक मुझे लगता है कि एक बड़ी साजिश है, और इस साजिश के खिलाफ राहुल गांधी ने और उसके साथ दूसरे जो विपक्षी दलों ने, जिन्होंने इसराइल को टो किया है, वो एक बड़ी ताकत बन रहे हैं। लेकिन वो जो बीच में निरंजन जी ने भी कहा था, प्रिया ने भी कहा कि भाई कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं कि साहब इन पार्टियों में जब जब मुसलमानों के लिए बोलने की बात आती है, तो फिर कुछ पार्टी ठंडी पड़ जाती है, और इसलिए ठंडी पड़ जाती है, एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि साहब मुसलमान एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि मुसलमान किस तरफ जाएंगे, या जिसकी तरफ झुक जाएंगे वो बन जाएगा। लेकिन 2014 में मोदी ने मुस्लिम वोटों के इस भ्रम को तोड़ दिया, और जितने मुस्लिम जो संगठन थे, जो राजनीतिक के लिए ब्लैकमेलिंग भी करते थे, पॉलिटिकल पार्टी के साथ समझौता करते हुए हम आपको वोट दिलाएंगे, हमें आप ये दीजिए वो दीजिए, उसकी तरफ, क्योंकि वो इररिलेवेंट कर दिया गया। तो उस वक्त जो फार्मूला था कि भाई जो हिंदू वोटर है उसमें एक सामाजिक स्ट्रेटिफिकेशन है कि भाई ओबीसी भी है, दलित भी है, तो उसमें से जो बराबर का वोट ले लेगा प्लस मुसलमान हो जाएगा तो जीत जाएगा। अब चूंकि वो उसका ज्यादातर वोट वो हिंदू के रंग में रंग गया है,
ओबीसी से बहुत सारा वोट बीजेपी की तरफ चला गया, दलितों का बहुत सारा वोट बीजेपी की तरफ चला गया, तो वहां वो कम तो मुस्लिम वोटों के जो फैक्टर था डिसीजन मेकिंग वाला, वो खत्म हो गया। तो इसलिए उनके अंदर थोड़ा सा हो जाता है कि अगर हम ज्यादा मुसलमानों के पैरवी करेंगे या उनकी तरफ से बोलेंगे, तो हमारा जो बेसिक वोट है, हिंदू वोट है, वो खिसक के बीजेपी की तरफ चला जाएगा। और कई जगह पहले ऐसा हुआ है। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से वो विपक्षी जो यूनिटी है, उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह जाती है। जी, तो नीरेंद्र, फिर वो जो आपने जहां से शुरू किया था, मैं वहीं वापस लौट रहा हूँ कि ये अगर बीजेपी के सामने, संघ परिवार के सामने ये चुनौती है कि वो कैसे ये बताए कि नहीं, हम संविधान विरोधी नहीं है। अपोजिशन के सामने ये नैरेटिव जनता तक ले जाना बड़ी चुनौती है कि नहीं, ये सरकार संविधान विरोधी है, ये संविधान को बदलेगी, और बदलेगी तो क्या करेगी, क्या क्या छेड़छाड़ करेगी, और उससे क्या क्या नुकसान होंगे। एक सवाल तो ये। दूसरा ये कि जो 80-20 का नैरेटिव है, उसके बरक्स ये वाला नैरेटिव जितना मजबूत होगा, उतना वो जो दूसरा नैरेटिव 80-20 वाला, वो कमजोर होगा। ये दोनों इसी तरह से एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। तो ये दोनों जोड़कर कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बीजेपी का जो स्टैंड है, मैंने बताया संविधान बदलना, ऐसा संविधान बदलना नहीं है। संविधान के किन हिस्सों को बदलना चाहते हैं भाई? संविधान में अगर एक राष्ट्र एक चुनाव नहीं है, लेकिन अब ये कर रहे हैं, बदल रहे हैं, और शायद लीगल भी है वो, क्योंकि पार्लियामेंट उसको कर रही है। तो संविधान के जो दो हिस्से हैं, जो मैंने पिछली चर्चा में कहा था कि पिछले राउंड में, कि एक तो है आर्थिक, जिससे किसी वर्ग के आर्थिक हितों पर फर्क पड़ता है, उस पर डायरेक्टली अटैक करने की स्थिति में बीजेपी नहीं है, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स हैं और उनके पास जागरूकता भी है, और उनको उनके साथ पार्टियां भी हैं। लेकिन एक ऐसा तबका है जिसको दरकिनार करके बीजेपी जीत सकती है, उस और वो जो तबका है, वह कुछ करने की स्थिति में नहीं है। और दिक्कत यह है, हम सब जानते हैं कि किसी भी देश में अल्पसंख्यक जो है वह कमजोर स्थिति में होता है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। वह मुसलमानों के नाम पर, मतलब आप मुसलमान, कोई मुसलमान है इसलिए आपको आरक्षण मिले, इस चीज को कई बार वह मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह चुकी है। और अभी हाल में भी फिर से कहा, बंगाल का जब मामला था, कि सिर्फ धर्म के आधार पर आप किसी को नहीं दे सकते, इस तरह से आरक्षण नहीं दे सकते। हालांकि मेरे ख्याल से इसमें हो, अगर मान लिया कि धर्म के आधार पर आपके साथ भेदभाव होता है, धर्म के कारण से अगर आपको किराए में, मतलब आपको मकान नहीं मिलता, आपको मकान बेचना पड़ता है, इस तरह का भेदभाव, भाई दलित क्या है? दलित और नहीं समाज में नहीं, भेदभाव। उसमें चूंकि संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के लिए प्रोविजन है, तो ये प्रोविजन दूसरे धर्मों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को पर भी लागू होना चाहिए, मिलना चाहिए। नहीं, कुछ वो कुछ उस मिलता आधार भी पर, है। उस आधार पर मिलता भी है, उस आधार पर मिलता भी है। लेकिन देखिए, मतलब जुलाहा है या ओबीसी कम्युनिटी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि समाज में एक अपार्टमेंट है, उसे मुसलमान है जो समृद्ध है, लेकिन उसको रहने को नहीं दिया जा रहा। तो ये जो भेदभाव की बात, देखिए बेसिकली भेदभाव है, दलितों के साथ भेदभाव हुआ है, उसके कारण से उनको इस तरह की सुविधा मिल रही है। जब मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव अगर समाज में हो रहा है, तो उसके साथ राष्ट्र को खड़े होना चाहिए, उसको कुछ अलग सुविधा मिलनी चाहिए। तो खैर, ये अलग विषय है। तो सुप्रीम कोर्ट आपके साथ नहीं है, देश की जनता का बहुसंख्यक तबका सवर्ण आपके साथ नहीं है, वही तबका है जो कमजोर है। अगर कमजोर, या ओबीसी हो चाहे दलित हो, उनको कहा जाए कि आपकी जो समस्याएं हैं इस सिस्टम के कारण, ये जो सवर्णवादी सिस्टम है, इस कारण से जितनी दिक्कत आपको हो रही है, उतनी दिक्कत मुसलमानों को हो रही है, अल्पसंख्यकों को हो रही है, आप साथ साथ है। तो ये जो भाईबंदी अगर होगी, भाईबंदी होगी तब ये कामयाब होगा। अगर भाईबंदी नाकामयाब हो गई, अगर बीजेपी इसमें कामयाब हो गई कि भैया तुम आरक्षण तुमको दे रहे हैं ना, हम तुमको 1000 रुपया दे रहे हैं ना, हम तो ये नहीं देख रहे हैं कि तुम दलित हो कि ओबीसी हो, उसके बावजूद हम तुमको दे रहे हैं, तो ये जब तक इसमें कामयाब रह जाए, वो उसका मुख्य एजेंडा है, हिंदुत्व इसका मुख्य एजेंडा है, तो तब ये समस्या आएगी। और अभी अभी जो एक महीने के अंदर बीजेपी को एक जवाब देना है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में, आपका क्या स्टैंड है? अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया है जिससे बीजेपी को इधर का उधर, उधर का मतलब दूध का दूध और पानी पानी करना पड़े। अयोध्या के मामले में जानते हैं उसका स्टैंड क्या था, लेकिन ये कश्मीर के मामले में जानते हैं उसका स्टैंड था, पहले से बोल रही थी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 91 का है, इसके मामले में हालांकि वो आरएसएस के भागवत कह चुके हैं कि 3 मंदिर के अलावा और कहीं हमको हर मंदिर में मस्जिद, हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है, कह चुके हैं।
मतलब ऑफिशियली एजेंडा नहीं है, लेकिन एक जो दूसरा फोर्सेस होता है जो वाकई आपके साथ है, लेकिन आपका काम करता है, आप उसको ओन नहीं करते, लेकिन आपका ही काम कर रहा है, वो आपके लिए जमीन तैयार कर रहा है। तो अभी जी 1 महीने के अंदर इसको जो जवाब देना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में 2 चीजें, गवर्नमेंट क्या करती है, हालांकि हो सकता है गवर्नमेंट को थोड़ा लचीला रवैया अपनाना पड़े, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ है, क्योंकि नायडू उनके साथ है, तो मे भी उतना क्लियरली वो ना कहे कि हम के खिलाफ है, वो कह सकते हैं इस पे रिव्यू हो सकता है और कुछ कह सकती है, खैर वो अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फैसला करता है, सुप्रीम कोर्ट जी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे क्या फैसला करता है, इसके आधार पर तय होगा कि अगले 5 साल 10 साल की राजनीति क्या होगी और संविधान को बदलने में बीजेपी वाकई कामयाब होगी कि नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर निर्भर करता है। जी, लेकिन मुझे लगता है कि ये फैसला चाहे जो भी हो, उनके पास दूसरे भी अस्त्र-शस्त्र हैं, कुछ दूसरा निकाल लाएँगे वो, ठीक है, हम मंदिर नहीं ढूँढेंगे, शिवलिंग नहीं ढूँढेंगे, कहीं कुछ और ढूँढ लेंगे, तो वो रास्ते निकाले जा सकते हैं। लेकिन अंत में प्रिया जी, मेरा आपसे एक छोटा-सा सवाल है और संक्षेप में उत्तर। ये जब से ये नैरेटिव विपक्ष ने अपने हाथ में लिया है, वो वहाँ से आज तक ये कितना मजबूत होता हुआ दिख रहा है? क्या उसमें कहीं कोई ऐसा लग रहा है कि कमज़ोर पड़ रहा है या लोगों का आकर्षण घट रहा है या बीजेपी मोदी सरकार पर भरोसा बढ़ रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? अरे ये एक नैरेटिव जो कांग्रेस ने लिया था लोकसभा में, हरियाणा चुनाव में भी उन्होंने इसको, राहुल गांधी एटलीस्ट इसको जाति जनगणना को लेकर संविधान का अपमान हुआ है, उन्होंने हरियाणा में भी बोला है, महाराष्ट्र में भी बोला है। महाराष्ट्र में तो बीजेपी के कैंपेन एक है तो सेफ है तो बिल्कुल उन्होंने इस पे विरोध किया कि आप एक तरफ से बिल्कुल धर्मनिष्ठता नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में नैरेटिव बढ़ रहा है और पार्लियामेंट के अंदर बोलना, मुकेश जी, मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम संविधान की बात करें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और इस तरह से रखे जिस तरह से कांग्रेस ने रखा है, ये एक्चुअली इसको बहुत अच्छा मोमेंटम देगा। और इट इज अ गुड नोट कि विंटर सेशन पार्लियामेंट में जब कह रहे थे, हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ऑपोजिशन सिर्फ एक ही मुद्दे को लगाया है, बाहर प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं अडानी को लेके, अंदर बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बहुत चालाकी से, इन गुड वे, स्मार्ट वे, उन्होंने अडानी का मामला भी लिया है, फेवरेटिज्म का भी लिया है और धर्मनिरपेक्षता का भी लिया है, कास्ट सेंसस, हर इशू को उन्होंने संविधान से जोड़कर जैसे कि प्रेजेंटेशन करी है। मेरे ख्याल ये उनका नैरेटिव बहुत मजबूती से आएगा। राहुल गांधी को ऐसे ही करना चाहिए, कांग्रेस को, जो उन्होंने संविधान की कॉपी जेब में लेके घूमते हैं, ये बहुत ही इसको लेके उनको आगे ही, इसी से मेरे ख्याल में उनकी राजनीति बढ़ेगी। हम कहते थे ना कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है टू टेक ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी, लोकसभा में उनको एक अच्छा सा मुद्दा मिला है और ये मुद्दा वो मेरे ख्याल में आगे लेके और मजबूत करते रहेंगे कि जो भी बीजेपी करे, जिनको उनको लगता है कि अपोज करना है, वो संविधान की कॉपी उठा के टेबल पे रखेंगे कि ये पॉइंट में बीजेपी संविधान का अपमान कर रही है। तो इसको लेके नैरेटिव इनका बढ़ता रहेगा कि संविधान के हम रक्षक हैं। तो मेरे ख्याल में मुद्दा, जैसे कि आपका सवाल का संक्षेप आंसर, बिल्कुल सही कर रहे हैं कांग्रेस और बढ़ रहा है मोमेंटम। देखते हैं ये मोमेंटम अब आगे, जब दूसरे चुनाव आते हैं, 2 चुनाव में तो उतना असर नहीं किया, हालांकि अब उसपे बहुत सारे सवाल हैं, कितने धांधली हुई है, कितना ईवीएम का खेल हुआ है, वो सब अपनी जगह लोकसभा पर। चुनाव में ये इफेक्ट करेगा, मे बी इन रीजनल चुनाव, स्थानीय इश्यूज का, संविधान की बात लोकसभा चुनाव में मेरे ख्याल में आएगी। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी असर करेगा, पीडीए वहां भी काम करेगा, अगर अपोजिशन पार्टीज के बीच में ढंग से तालमेल होता रहे, ये आपस में न लड़ने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया झारखंड में आप असर हुआ है, सबका। झारखंड में असर हुआ है, झारखंड झारखंड में में असर जो है, है। बिल्कुल बिल्कुल जी। थैंक यू, शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।